नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न बेवजह ड्रामा, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। खबरों की भीड़ में आपके मतलब और सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है विश्लेषण। विश्लेषण हर जरूरी खबर का, विश्लेषण खबर के हर पहलू का, विश्लेषण खबर से जुड़े हर पक्ष का। सियासत की हर वो खबर जो समाज तक पहुंचनी चाहिए, हम करेंगे उसका विश्लेषण। और समाज की हर वो खबर जो सियासी गलियारों में गूंजनी चाहिए, हम करेंगे उसका विश्लेषण। क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ खबरों को दोहराते रहना हमारा काम नहीं। हमारा लक्ष्य है आपके हित से जुड़ी हर खबर का असर हो। हमारा संकल्प है आपको प्रभावित करने वाली हर खबर को सही मकाम तक पहुंचाना। इसीलिए एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है प्राइम टाइम का सबसे खास शो विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। तो आज सबसे पहले विश्लेषण होगा मायावती के रामपुर वाले संदेश का, क्योंकि मायावती ने रामपुर में उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया है। अब जानकार मायावती के इस कदम के मायने निकालने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ मायावती रामपुर में तो उम्मीदवार नहीं उतार रही, वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ के लिए 2 महीने पहले से ही उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके रखा। वहीं सबसे बड़ा सवाल आजम खान का है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब मायावती ने आजम खान को लेकर नरम रुख दिखाया हो। इससे पहले जब आजम खान जेल में बंद थे, तब भी मायावती आजम को लेकर बयान दे चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्या मायावती मुस्लिम दलित के फॉर्मूले को फिर से मजबूत कर रही हैं। मायावती की हुंकार, आजम के गढ़ में नहीं उतारेंगी उम्मीदवार। आजमगढ़ में हाथी का डेरा, लाल के खिलाफ नीला घेरा। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 23 जून को होने वाले रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव पर टिकी हैं, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें एक सपा मुखिया अखिलेश यादव का गढ़ है, तो दूसरे सपा की कद्दावर नेता आजम खान का। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामपुर में उम्मीदवार न उतारने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी रामपुर का उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। करीब 2.5 घंटे चली बैठक में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे, मंडल कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, सभी 75 जिलों के जो प्रभारी हैं वो बैठक में मौजूद थे। और बैठक खत्म हो गई है, सभी लोग बाहर निकल रहे हैं। बैठक में संगठन के मुद्दों पर चर्चा हुई, संगठन को मजबूत करने को लेकर तमाम चर्चा हुई है। इसके अलावा लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से प्रत्याशी गुड्डू जमाली को पूरी ताकत से लड़ाने का फैसला किया गया। रामपुर में भी लोकसभा उपचुनाव होना है, लेकिन वहां से पार्टी ने अपना कैंडिडेट तय नहीं किया है। इसके अलावा स्थानीय निकाय चुनावों में भी बहुजन समाज पार्टी ने प्रभावी और आक्रामक रणनीति से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। जानकार मायावती के इस कदम को आजम खान के प्रति सॉफ्ट रुख के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि जब आजम खान जेल से छूटकर नहीं आए थे, तब मायावती ने आजम खान के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। और अब जिस तरह से उपचुनाव में मायावती ने रामपुर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने की बात कही है, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या मायावती आजम खान को लेकर भविष्य की संभावनाएं तलाश रही हैं। ये भी फैसला किया गया कि अगले 2 महीने में 75,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा जाएगा। यानी इसमें से 50,000 कार्यकर्ता बसपा का कोर वोट बैंक होंगे और बाकी अन्य कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। 2.5 घंटे चली बैठक की अध्यक्षता बहन मायावती ने की है और ये निर्देश दिए गए हैं कि आगे आने वाले निकाय चुनावों को प्रभावी तरीके से, जोरदार तरीके से कैंडिडेट तय किए जाएंगे। इसके लिए जो मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनसे सूची मांगी गई है कि वो अपने अपने इलाकों के, अपने अपने वार्ड के तेज तर्रार कार्यकर्ताओं और जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनके नाम यहाँ पर प्रदेश मुख्यालय भेजें। कैमरा से हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। रामपुर का उपचुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि मायावती ने आजमगढ़ में पहले ही गुड्डू जमाली को अपने उम्मीदवार के रूप में उतारने का ऐलान कर रखा है।
जबकि आजमगढ़ में डिम्पल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में आजम पर नर्म और अखिलेश पर गर्म रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। जानकारों की माने तो मायावती की नजर आजम खान के बहाने उस दलित मुस्लिम के गठजोड़ पर है जिसके सहारे मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वैसे भी बसपा को एक मुस्लिम चेहरे की जरूरत है, क्योंकि जब से नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बसपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है, बसपा का मुस्लिम जनाधार कम हुआ है। 2022 के चुनाव में पूरा मुस्लिम वोट सपा की तरफ शिफ्ट हो गया। बसपा अपना दलित वोट तक नहीं बचा पाई। यही वजह है कि मायावती फिर से भविष्य की रणनीति बना रही है और आजम खान हो सकता है उनकी इस रणनीति का एक हिस्सा हो, क्योंकि पदाधिकारियों की बैठक में मायावती ने कई लक्ष्य तय किए हैं, जैसे 2 महीने में 75,000 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य और यूपी के सभी जिलों में सदस्यता अभियान चलाने पर जोर। एक तरह से मायावती का पूरा फोकस 2024 के चुनाव पर है, जिसके लिए बसपा 2004 वाली रणनीति पर काम करेगी, क्योंकि 2004 का प्रदर्शन बसपा फिर से नहीं दोहरा पाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पार्टी का खाता भी नहीं खुला था और 2019 के चुनाव में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इसके बाद भी पार्टी सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या 2024 में मायावती कुछ बड़ा कर पाएंगी, क्योंकि पार्टी मौजूदा दौर में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आजम खान इस वक्त हर किसी की डिमांड में है, क्योंकि जब से आजम खान जेल से छूटकर आए हैं, आजम सबसे मिल चुके हैं, सिर्फ अखिलेश यादव को छोड़कर। लेकिन आजम खान की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि पहले रिहाई का दर्द था और अब बीमारी का दर्द है, क्योंकि आजम खान की तबीयत खराब हो गई है। बीती रात उन्हें सांस लेने में शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिवपाल ने तो आजम से जल्द सेहतमंद होने की बात कही, लेकिन अखिलेश ने अब तक आजम को लेकर कुछ नहीं कहा। पहले रिहाई, अब बीमारी, खत्म नहीं हो रही आजम की परेशानी। सांस लेने में दिक्कत, अस्पताल में इलाज जारी। 27 महीने जेल में रहने के बाद भी आजम खान की मुश्किल खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि पहले रिहाई की टेंशन थी और अब बीमारी ने आजम खान को परेशान कर दिया। शनिवार की बीती रात सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होने के बाद आजम खान को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर आजम खान के इलाज में लगे हैं, लेकिन आजम खान की बीमारी ने उनके समर्थकों को टेंशन में डाल दिया है। शिवपाल यादव ने आजम खान के जल्द ठीक होने की बात कही है। आजम खान की तबीयत कल रात में खराब हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी तबीयत तो खराब है ही, चलिए रही है। अब इलाज के लिए गए हैं, अब हम तो यही कहेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाएं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आजम खान की बीमारी को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया और अब दोनों के बीच की तकरार को लेकर सवाल बड़ा हो गया, क्योंकि आजम खान जब जेल से छूटकर आए हैं तब से दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। गौरतलब है, जब आजम खान ने विधायक पद की शपथ ली थी तब उन्होंने बजट सत्र की कार्रवाई में शामिल होने के सवाल पर बीमार होने की बात कही थी। वैसे आजम खान की तबीयत 2 बार सीतापुर जेल में भी बिगड़ी थी। दोनों ही बार उन्हें लखनऊ की मेदांता में भर्ती कराया गया था, जबकि पिछली साल मई में आजम खान कोरोना संक्रमित भी हो गए थे। लेकिन हर बार आजम खान ने बीमारी को मात दी और इस बार उनके समर्थकों को पूरा भरोसा है कि आजम खान जल्द स्वस्थ होकर रामपुर लौटेंगे, क्योंकि 10 जून को जहां राज्यसभा का चुनाव है, वहीं 23 जून को रामपुर में उपचुनाव है। इन दोनों ही चुनाव में सपा को आजम खान की जरूरत होगी, क्योंकि आजम खान को मनाने के लिए अखिलेश ने 2 संकेत दिए हैं। पहला कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट देकर, दूसरा सदन में आजम की आवाज उठाकर। लेकिन इसके बाद भी आजम और अखिलेश के बीच की दीवार ढही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा के 75 की, क्योंकि यूपी में जीत के बाद भाजपा ने अब 2024 के लिए लक्ष्य तय किया है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से तय होता है और ऐसा कहा जाता है कि भाजपा के लिए ये हमेशा सही रहा है, क्योंकि 2014 और 2019 में भाजपा ने इसी यूपी से दिल्ली का रास्ता तय किया था। लेकिन इस बार भाजपा ने अपने लक्ष्य को पहले के मुकाबले बड़ा कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष को 5 के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी रोक पाएगी?
2022 के फतेह के बाद 24 की ललकार, यूपी में नया लक्ष्य के 75 पार। लखनऊ से दिल्ली की तैयारी, विपक्ष के खिलाफ रणनीति भारी। – 2022 का चुनावी रण जीतने के बाद भाजपा ने 2024 की चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि दिल्ली में किसकी सरकार होगी इसका फैसला हमेशा से लखनऊ से होता आया है। क्योंकि 2014 में इसी यूपी से भाजपा ने 73 सीटें जीतकर दिल्ली का सफर तय किया था। इसी यूपी से 2019 में भाजपा ने 64 सीट जीतकर दिल्ली में फिर से कमल खिलाया था और अब 2024 के लिए यूपी में भाजपा ने अपने लिए 75 सीट जीतने का टारगेट सेट कर दिया है। मतलब अपने लक्ष्य को बढ़ाकर और बड़ा कर लिया है। इन 8 वर्षों में देश एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ा है। एक नया विश्वास भारत की 135 करोड़ की आबादी के मन में देखने को मिल रहा है। भारत एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है। दरअसल जब यूपी विधानसभा चुनाव चल रहा था तब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था ये यूपी का चुनाव नहीं है बल्कि 2024 के भविष्य का चुनाव है। अब यूपी फतेह करने के बाद दिल्ली फतेह करने की दिशा में भाजपा ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि कार्य समिति की बैठक में जहां सीएम योगी ने नए लक्ष्य तय किए, वहीं बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तमाम प्रकार का दुष्प्रचार, विपक्ष के तमाम प्रकार के षड्यंत्रों को दरकिनार करते हुए, तमाम गठबंधन महागठबंधन को दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार पर विश्वास करते हुए उसे 2/3 से अधिक जनादेश देकर के विपक्ष के उन सभी षड्यंत्रों को धूल दूषित करने का कार्य किया। भाजपा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को 7 बिंदुओं में बांटा है। इनमें पर्यटन, संस्कृति, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्त करना, कानून व्यवस्था में सुधार, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम और गरीब कल्याण योजना शामिल है। मतलब भाजपा ने अपने लिए एक नई लकीर खींच ली है, लेकिन इस लकीर से पहले कई परीक्षा होनी है। जैसे 10 जून को राज्यसभा का चुनाव, जिसमें संख्या बल के हिसाब से 7 सीट पर भाजपा की जीत तय है, लेकिन भाजपा की कोशिश 8वीं सीट को भी जीतने की है। ठीक इसी तरह भाजपा की नजर 20 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव पर भी है, जहां 13 में से 9 सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। इसी के साथ भाजपा ने इसी साल होने वाले नगर निकाय को लेकर भी रणनीति बनाई है। अब बड़ा सवाल ये है कि भाजपा को अपने लक्ष्य से रोकने के लिए विपक्ष क्या करेगा, क्योंकि 22 के चुनाव में विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन भाजपा को टक्कर दे पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राज्यसभा की लड़ाई की, क्योंकि नामांकन से 2 दिन पहले भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। भाजपा ने 6 सीट के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है, लेकिन 7वीं सीट के लिए अपने पत्ते नहीं खोले। वहीं भाजपा ने उत्तराखंड की 1 सीट पर भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन सवाल 11वीं सीट का है, जिसके लिए न सपा के पास नंबर है न भाजपा के पास, और सबकी निगाहें इसी सीट पर। भाजपा ने लगाया सिक्सर, सामने आई राज्यसभा की पिक्चर। 6 उम्मीदवार का ऐलान, 7वें पर घमासान। समाजवादी पार्टी के बाद अब भाजपा ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं, क्योंकि नामांकन खत्म होने से 2 दिन पहले भाजपा ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, जिसमें पहला नाम सीएम योगी के लिए गोरखपुर शहर की सीट छोड़ने वाले राधा मोहन अग्रवाल का है। दूसरा नाम भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है। तीसरा नाम मौजूदा राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर का है, जबकि चौथा नाम बाबूराम निषाद, 5वां नाम दर्शना सिंह और छठा नाम संगीता यादव का है। लेकिन 7वीं सीट के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान नहीं किया गया, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से भाजपा 7 सीट जीत सकती है। अब ये 7वां नाम किसका होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं यूपी के साथ ही भाजपा ने उत्तराखंड से कल्पना सैनी को राज्यसभा भेजा है। आपको बता दें कि इस बार राज्यसभा का चुनाव काफी दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी पहले ही 3 उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है।
जिसमें कपिल सिब्बल, जावेद अली और जयंत चौधरी का नाम है। क्योंकि संख्या बल के हिसाब से 3 सीट पर सपा और 7 सीट पर भाजपा की जीत तय है, लेकिन असल लड़ाई 11वीं सीट के लिए है, जिसके लिए सपा और भाजपा दोनों के पास ही 14-14 वोट बचेंगे। मतलब जीत के लिए जरूरी संख्या बल दोनों में से किसी के पास नहीं है। अब ये 11वीं सीट किसके खाते में जाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात चंपावत के रण की, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सबकी नजर 31 मई के मतदान पर टिकी है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ये विधायक चुनने का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है, जहां सीएम धामी को टक्कर कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से है। हालांकि धामी को जिताने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या धामी इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगे। थम गया चंपावत का प्रचार, अब 31 मई का इंतजार। धामी वर्सेस निर्मला गहतोड़ी, किसकी होगी जीत? चंपावत की जिस जंग को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहां प्रचार थमने के बाद दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि जितना जोर जिसे लगाना था लगा लिया। अब जनता की बारी है, जो 31 मई को अपने वोट से मैदान में उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी की किस्मत का फैसला करेगी। पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार प्रसार किया है और देखिए वो हेलो भी करके गए हैं, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिरी दिन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। तो ये कहा, अब जिस तरह से कांग्रेस का दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनकी प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी हरा देगी, लेकिन तमाम आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम एक बड़ा काफिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घूम रहा है। लेकिन प्रचार थमने से पहले भाजपा ने धुआंधार प्रचार किया। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की टक्कर कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से है, लेकिन जातीय समीकरण के लिहाज से ये सीट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एकदम मुफीद मानी जा रही है, क्योंकि चंपावत सीट पर करीब 1 लाख मतदाता है। जातीय समीकरणों की बात करें तो राजपूत मतदाताओं की तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और जनजाति के वोट भी अच्छी तादाद में हैं। चंपावत का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, इसका फैसला 31 मई को होने वाले चुनाव पर ही टिका है। यही वजह है कि भाजपा ने धामी को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। शनिवार को सीएम योगी भी धामी के लिए प्रचार करने आए थे। मतलब धामी की जीत की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए जो बन सकता था वो भाजपा ने किया, और बाकी काम कॉमन सिविल कोड का दांव खेलकर धामी ने पूरा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।